साल के हैं, अभी तो आप युवा हैं। आगे चलकर और जब इतिहास लिखा जाएगा और जब आपकी अगली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी कि जब इतना बड़ा संकट आया था दुनिया पर, जो कि ऐतिहासिक संकट था, उस संकट की घड़ी में आपके सामने क्या चुनौतियां थीं, आपने कैसे उसका सामना किया, क्योंकि उस समय आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत अहम पोर्टफोलियो का आप हिस्सा थे, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाले हुए थे। तो अगर आपको कभी ये अपनी डायरी में या कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत को एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है, उसको मेरे खेल मंत्री के समय में अगर इस सपना को हम पूरा करते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकते हैं। हमने एक लक्ष्य रखा है, अगले ओलंपिक्स, जैसे कि अगले साल तो टोक्यो में होने वाले हैं, उसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन एक साल के अंदर में हम वर्ल्ड चैंपियन पैदा नहीं कर सकते। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको हम सही तरीके से निखारने का कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमने टारगेट किया है 8 साल के अंदर में, 8 साल एक अच्छा साइकिल होता है वर्ल्ड चैंपियन क्रिएट करने के लिए। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट स्काउटिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और चैंपियन बनाना। तो 8 साल के साइकिल को हमने ध्यान में रखते हुए 2028 जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा अमेरिका में, उसमें भारत दुनिया का टॉप 10 में होना है मेडल टैली में। तो विश्व के जो उस पायदान में जब भारत उस नंबर पर पहुंचेंगे, उससे जो खुशी मिलती है उसका कोई किसी से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश भारत, जो हमारे यहाँ पोटेंशियल का कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन और हमारे यहाँ पूरे जो प्लानिंग है, विजन है, ये इसका कमी रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस कोविड-19 के इतना लंबा जो लॉकडाउन चले हैं, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ओकेजन है और इससे उभर के भारत और कितना स्ट्रांग हमने उभर के आया है, ये मैं चाहता हूं कि आगे जाकर के इतिहास में, भारत का खेल के इतिहास में और युवाओं के जहन में ये बात बहुत गहराई से रहे, ये मेरा तमन्ना रहेगा। जी किरण जी, अभी आपके आने से पहले हम चाइना की बात कर रहे थे और हम बता रहे थे कि चाइना में भी अंदरूनी तौर पर चाइना को काफी झटका लगा है इस कोविड-19 से। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 के बाद जो दौर आएगा उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, यूरोप और बड़े बड़े जो देश थे, यूरोपियन यूनियन में जो देश थे, वो सब के सब ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस ने धूल चटा दिया है। लोगों को जितनी गलतफहमी थी इन सुपर पावर्स के बारे में, वो सारी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि कूटनीतिक के तौर पर भी एक स्पेस है जो टॉप पे अभी खाली है और भारत जैसे देश उसको भर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड-19 एरा भारत भी सडनली, अभी हम काफी नीचे हैं लेकिन एकदम से ऊपर आकर बैठ जाएंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं मंत्री नहीं होते तो मैं बहुत खुला मन से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक जो इशू है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपको मालूम है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स मेरा बहुत ही इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहा है और इसमें मैं पहले लेख भी लिखता था। तो ये दुनिया तो एक तरीके से बदलने वाले हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ खेल के क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको विदेश मंत्रालय में होना चाहिए था, और आज आप क्योंकि नहीं है विदेश मंत्रालय में, तो आपका जो ग्लोबल अफेयर्स पर जो विश्लेषण है उससे आज हम वंचित रह गए, क्योंकि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही आपसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन आप भारत सरकार में अब भी बैठते हैं, आप एक बड़े मंत्री हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपका अपना विश्लेषण स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं, क्या है, हम कब तक इस पूरे कोविड-19 के संकट से निकल पाएंगे, और क्या उसके बाद आप कोई बड़े बदलाव देखते हैं? मैं एक समीकरण और एक मोटा मोटा पिक्चर को शॉर्ट में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो भारत और चीन का जो हम दोनों के
जनसंख्या है लगभग बराबर है। और विश्व भर का जो स्थिति देखेंगे, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, टॉप के अमीर देश है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जो भारत का पॉपुलेशन को देखते हुए जो मौतें हुए हैं, अगर एक भी मौत होता तो ये ट्रेजिक है, लेकिन मैं एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूं कि आप कुछ भी छुपा सकते हैं, लेकिन मृत्यु को तो नहीं छुपा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा देश में टेस्ट कम हुआ है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा यहाँ फैसिलिटी कम है, लेकिन जब मृत्यु का संख्या आप जो एक्चुअल जो फिगर है वो देखेंगे, तो अमेरिका का फिगर को देख लीजिए या किसी भी यूरोपियन देश का फिगर को देख लीजिए और भारत का फिगर देख लीजिए। जनवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीजें, उसी समय ही उन्होंने साइलेंटली स्टेप उठाना शुरू कर दिया था। किसी भी देश ने जब कोई कदम नहीं उठाया, उस समय कुछ ऐसा कदम हमारा प्रधानमंत्री जी ने उठाया जिसका लाभ आज पूरा देश को मिल रहा है। और आज भारत दूसरे को मदद कर रहा है। हम अपना भी समस्या है, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ बहुत से खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उस समय जो कदम उठाए हैं, अगर वो नहीं उठाते तो आज भारत का क्या हालत और किस स्थिति में होना था, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज देशवासियों को भी जानना है कि एक मजबूत नेतृत्व रहने से, उसका विजन की वजह से, उसका सोच, उसका तौर तरीके की वजह से देश को एक बहुत ही मुश्किल हालत से बचा करके आज एक मैनेजेबल स्थिति तक रखा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, उत्तर पूर्वी हिस्से से आते हैं, और एक अच्छी बात जो भारत के हर लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि कोविड-19 के सबसे कम मामले नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से, सारे सरकारों ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। इसके पीछे आप कोई खास कारण देखते हैं? ये बहुत अच्छा सूर्य जी, आपने इस बात को नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं तो आपने ये पूछा भी है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत साफ सुथरा और सुरक्षित रहे, लेकिन ये इस कोरोना वायरस को लेकर के जो पूर्वोत्तर भारत जैसे अपने आप को बचा पाया, ये एक देखने लायक है। जैसे सुधीर जी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ अच्छा चीज सीखने का होता है, मेरे ख्याल से वहां के जो कम्युनिटी बिहेवियर, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और लॉ अबाइडिंग कैरेक्टर, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। जी जी, ये बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल किरण जी आपसे ये है, साल 2020 जब शुरू हुआ था तो हम और आप, हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे और कह रहे थे कि ये साल बड़ा शुभ हो, और अचानक से सब उल्टा पुल्टा हो गया। हम जब निजी तौर पर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी अब स्थिर नहीं है। ज्यादा भविष्य की प्लानिंग मत करो। अंदरूनी तौर पर एक इंसान के तौर पर हर आदमी को अंदर तक हिला है। आप अभी 48 साल के हैं, युवा हैं, आप पति भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। एक इंसान के तौर पर ये कोविड-19 ने आपको अंदर तक कितना हिलाया है, एंड व्हाट आर द न्यू फाइंडिंग्स व्हेन यू सिट एट होम? अकेले में जब आप इस लॉकडाउन के दौरान सोचा होगा जीवन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, तब आपने बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं तो जिंदगी को बहुत ही सरल तरीके से मैं देखता हूं कि जियो और जीने दो और खुशियां बांटो, प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो। ये मेरा एक फिलॉसफी है मेरे जिंदगी में। तो इस कोविड के बाद ये पता चलता है कि हम इंसान प्राकृतिक आपदा के सामने में कितना छोटा है। अगर हम सही तरीके से हम प्रकृति को, इस हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को संभाल के रखने में पूरे समाज, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व एकजुट होकर नहीं रहेगा और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के हम तू मैं करके झगड़ा करते रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए और साथ साथ में एक दूसरे का सहारा लेकर के हमको आगे जिंदगी जीना चाहिए। और जो इन्वायरमेंट का जो इशू है, हमको साफ सुथरा रहना, जंगल, जमीन, पानी, इसको प्रदूषण नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना, ये जो एक आम जिंदगी में बहुत ही सरल तरीके से खूबसूरत जिंदगी कैसे जीना है और सबसे प्यार करके जीना है, मुझे इस कोविड-19 से साफ साफ दिखाई दे रहा है।